50-60 कदम दूर मुझे एक मुनासिब चट्टान नजर आई जिसके साथ खूह जैसी बनी थी। मैं राइफल को इसी तरह कंधे पर रखकर इस जानिब बढ़ गया। दुश्मन मुझसे 600-700 गज दूर था और इतने फासले पर से क्लाशनकोफ की गोली से मुझे निशाना नहीं बनाया जा सकता था। मतलूबा चट्टान के पास जाकर मैंने राइफल कंधे से उतार कर पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। 3 आदमी बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। जिस वक्त इन पर नजर पड़ी वो ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे कि मेरे निशाना साधने से पहले ही वो नजर से ओझल हो जाते। इसलिए किसी ऐसी कोशिश से गुरेज करते हुए मैं इनकी तरफ मुतवज्जा रहा। मुझे लोरा ब्राउन के साथ मसरूफ़े गुफ्तगू पाकर कमांडर मुबीन ने किसी और चैनल पर उन्हें वापस लौटने का हुक्म दे दिया था। हेली की आवाज़ भी अब तक मेरे कानों में नहीं पड़ी थी और इसका एक ही मतलब था कि इनका मंसूबा तब्दील हो चुका है। वैसे हेलीकॉप्टर के ना आने की एक टेक्निकल वजह तो ये भी हो सकती थी कि हेली का फ्यूल कम रह गया हो। यूं भी हेलीकॉप्टर एक ऐसी सवारी है जिसे बार बार ईंधन डलवाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हेली पर मुसलसल लंबा सफ़र नहीं किया जा सकता। हर 3-4 घंटों के बाद हेली को फ्यूल टैंक भरवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। दुश्मन की निगाहों से ओझल होते ही मैंने रेंज मास्टर को झोले में डाला और अपने रास्ते हो लिया। चलते हुए मैं वायरलेस सेट के चैनल भी तब्दील करता गया ताकि किसी जगह दुश्मन की गुफ्तगू सुनने को मिले, मगर मुझे कामयाबी नहीं हुई थी। सारे चैनल्स खंगालने के बाद मैंने 15 नंबर चैनल लगाकर अब्दुल हक को पुकारना शुरू किया। फौरन ही इसका जवाब मौसूल हुआ था। वो इस वक्त अपने ठिकाने वाली पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ा था। सूरत हाल पूछने पर इसने बताया कि दोनों हेलीकॉप्टर्स को वापस जाते हुए इसने खुद देखा है और इसके अलावा भी कोई खास हरकत नजर नहीं आ रही। ठिकाने वाली पहाड़ी किनारे में पहुंचते ही मुझे 3 मुसल्ले आदमी अपना इंतजार करते मिले। मेरे मना करने के बावजूद अब्दुल हक ने इन आदमियों को नीचे भेज दिया था। उन्हें फौरन ही रेंज मास्टर का झोला मुझसे ले लिया था। मुसलसल भाग दौड़ और जान बचाने की कोशिश में मेरे कपड़े निहायत गंदे हो चुके थे। पसीना, झाड़ियों के पत्ते और मिट्टी वगैरह लगने की वजह से मैं पूरा भूत बना हुआ था। गो एक स्नाइपर को दुश्मन की नज़र से छुपने के लिए अपनी शक्ल और लिबास को खुद ही खराब करना पड़ता है, लेकिन मेरी इस वक्त की हालत के जिम्मेदार हालात थे। ठिकाने पर पहुंचते ही सबसे पहले मैं तो गर्म पानी से गुसल करके कपड़े तब्दील किए। इसके बाद खाने के लिए बैठ गया कि भूख से बुरा हाल था। शाम की नमाज पढ़कर तमाम मेरी कारगुजारी सुन रहे थे। कमांडर जिला खान बहुत खुश था। दुश्मन को काफ़ी अरसे बाद इतना नुकसान उठाना पड़ा था। मैंने पूछा, वैसे इस पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर के उतरने की जगह तो नहीं थी, फिर उन्होंने लाशें किस तरह इकट्ठी की? जिला खान बताने लगा, उन्होंने एक जाल नीचे फेंका और इसके हमराह 4-5 आदमी रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतर गए। तमाम लाशें इकट्ठी करके उन्होंने जाल में डाली और फिर जाल के चारों कोनों में लगे कुंडों में रस्सी गुजार कर हेलीकॉप्टर के नीचे बांध दिए। इनकी लाशें इकट्ठा करने तक दोनों हेलीकॉप्टर हवा में चकराते रहे थे। मैंने पूछा, आप कहां से देख रहे थे? जिला खान ने जवाब दिया, हम बिल्कुल करीब थे, लेकिन इस वक्त फायर करना मौत को दावत देने के बराबर था। छोटे वाला हेलीकॉप्टर बहुत खतरनाक है। एक गोली फायर होने के बाद शायद हम में से कोई न बच पाता। मैंने कहा, अच्छा, अब ईशा के बाद अगले मरहले के लिए तैयार रहना। क्या मतलब? कमांडर अब्दुल हक और जिला खान ने बैक वक्त पूछा था। बाकी भी मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। इनके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए मैंने जिला खान से पूछा, आपके पास 12.7 गन्ने कितनी तादाद में मौजूद हैं? इसने कहा, सिर्फ 2 हैं। मैंने पिंडली से बंधा खंजर निकाल कर गार के फर्श पर लकीरें खींचने लगा। दाएं बाएं की पहाड़ियों की निशानदेही करके मैं उन्हें तफसील से अपना मंसूबा समझाने लगा। मेरे मंसूबे का लुब्बे लबाब यह था कि मैं एक ऊंची पहाड़ी पर मोर्चा पकड़कर दुश्मन के आदमियों को चुन चुन कर निशाना बनाता। इस दौरान जिला खान के आदमी इस पहाड़ी को घेरे में लेकर मुझे हिफाजत मुहैया करते रहते ताकि दुश्मन वहां अपने आदमी भेजकर मुझे नुकसान न पहुंचा सकता है। इसी तरह हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ वो 7 वाली पहाड़ी पर 12.7 गन्ने लगाकर इनकी मदद से हेली के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। जिला खान बोला, मंसूबा तो बहुत अच्छा है, मगर इस तरह हम में से एक भी नहीं बचेगा। अगर दुश्मन को हमारी पोजीशन वाज़ेह हो गई तो बमबारी करके तमाम पहाड़ी को सुरमा बना डालेगा और फिर 3-4 कोबरा हेलीकॉप्टर्स को 2 गन्नों से तबाह नहीं किया जा सकता। वो यहाँ ड्रोन भी मार सकते हैं, जंगी जहाज भी भेज सकते हैं। इसलिए ये मंसूबा काबिल अमल नहीं है। हम बस छापा मार कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। एक जगह पोजीशन संभाल कर मुकाबला करने में हमारा सिरासर नुकसान है, क्योंकि दुश्मन के पास बहुत ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं। वो काफ़ी अरसे से वहाँ बसरे पैकार थे और उन्हें मुझसे कई गुना ज़्यादा तजर्बा था। इसलिए मैं बहस में पड़े बगैर बोला, फिर मुझे क्या करना चाहिए? जिला खान बोला, आप इस स्नाइपर का बंदोबस्त कर दें। इससे जान छूटने के बाद हम अपने तरीके से कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। तो निक स्टीवर्ट कोई अकेला स्नाइपर तो नहीं है? जिला खान इत्मीनान से बोला, सही कहा, मगर इस जैसा अच्छा निशानेबाज इतनी आसानी से इन्हें दूसरा नहीं मिलेगा।
बाकी तरबियती कैंप में हमने अपने मखसूस आदमियों को निशानाबाजी की तरबियत देना शुरू कर दी है। जल्द ही हमें भी अच्छे स्नाइपर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं फ़ौरन इससे मुत्तफिक हो गया। यूं भी मैं खामखा ही इस बखेड़े में फंस गया था। मुझे वापस जाकर बहुत सारे काम निपटाना थे और मैं अफगानिस्तान में किसी और के मसाइल में उलझा था। यहाँ जितने काम मैं कर चुका था सारे गैर कानूनी थे। पाक आर्मी का कानून मुझे किसी भी तरह इसकी इजाज़त नहीं देता। अब भी मैं जो कुछ कर रहा था चोरी छुपे ही कर रहा था। अगर किसी सीनियर को मालूम हो जाता तो मुझे सज़ा मिलते देर न लगती। रात को बिस्तर पर लेटते वक्त मैं अब्दुल हक से अगले दिन के लाया अमल के बारे बातचीत करता रहा। थके होने की वजह से हम ज़्यादा गपशप नहीं लगा सकते थे। सुबह नाश्ते के बाद मैं इसके हमरा इस मखसूस पहाड़ी की जानिब रवाना था जिसे मैंने कल चुना था। जिला खान के हाथों दुश्मनों के 2 रेडियो सेट लगे थे। इसकी एक बैटरी निकालकर हमने इजाफी बैटरी के तौर पर साथ ले ली। जिला खान के आदमियों से राब्ते के लिए हमारे पास आईकॉम भी मौजूद था। कल जिस पहाड़ी पर मैंने निक स्टेवर्ट और लोरा ब्राउन को फंसाया था वो हमारे रास्ते ही में पड़ रही थी। अपने साथियों की लाशें तो वो इकट्ठा करके ले गए थे, अलबत्ता गाढ़ा खून अब तक बिखरा हुआ था। मैंने अब्दुल हक को वो 2 पत्थर भी दिखाए थे जिसके अकब में लोरा ब्राउन और निक स्टेवर्ट ने आड़ लिए रखी थी। इस पहाड़ी को बूर करने के बाद मैंने कमांडर अब्दुल हक को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया था। दुश्मनों के ठिकाने और हमारे दरमियान एक और ऊंची पहाड़ी हायल थी, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी थी क्योंकि वह जगह दुश्मन के ठिकाने से देखी जा सकती थी। और फिर निक स्टेवर्ट जैसा निशानेबाज भी दुश्मन के सफ़ों में मौजूद था। छुपते छुपाते दरख्तों के तनों, झाड़ियों और पथरीली चट्टानों की आड़ लेते हम आखिरकार पहाड़ की बुलंदी पर पहुंच ही गए थे। वहां से दुश्मन के ठिकाने का हवाई फासला 1200-1300 मीटर था। जिस जगह गुज़श्ता कल मैंने निक स्टेवर्ट को फंसाया था इस जगह का दुश्मनों के ठिकाने से फासला 1900 मीटर के बकदर था। सबसे पहले झाड़ियों के दरमियान हमने अपने लेटने की जगह बनाई, यूं कि वहां हम न सिर्फ दुश्मन की नज़रों से छुप सकते थे बल्कि सामने से होने वाली फायरिंग से भी बच सकते थे। राइफल को तैयार करके हम भी वहां लेट गए। दुश्मन के ठिकाने का जायजा लेने पर हमें वहां कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। लाजमी तौर पर निक स्टेवर्ट और लोरा ब्राउन ने उन्हें आड़ में रहने की सख्ती से अहकामात दिए हुए थे। रेडियो सेट पर भी खामोशी छाई हुई थी। अब्दुल हक ने पूछा, हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? मैं मुस्कुराया, अब वक्त की गिनती भूल जाओ, यहाँ से मरकर या मार कर ही वापस जाएंगे। कमांडर अब्दुल हक फलसफियाना लहजे में बोला, मुझे लगता है एक स्नाइपर का साथ चुनकर मैंने अपने लिए ख्वारी देख ली है। मैं खिलखिलाकर दोबारा बोला, जानते हो सबसे मुश्किल काम इंतजार करना होता है और ऐसा इंतजार जिसका फल मिलने की उम्मीद कम ही हो वो तबीयत पर और भी गरां गुजरता है। मैंने कहा, यही स्नाइपर की जिंदगी है और ऐसी जिंदगी हर कोई नहीं गुजार सकता। गपशप करते हुए भी हमारी नजरें हदफ की तलाश में सरगर्दा थी। इस दौरान हमें थोड़ी बहुत हरकत भी नजर आई, लेकिन अब मैं अपने हदफ के अलावा किसी को नहीं मारना चाहता था क्योंकि किसी एक आदमी के मरते ही निक स्टेवर्ट मजीद चौकन्ना हो जाता। अब्दुल हक ने पूछा, वैसे अपने हदफ को पहचानेंगे कैसे? वो ज्यादा देर यहाँ छुप कर नहीं लेटेगा। मुझे यकीन है शिकार की तलाश में वो जरूर अपने ठिकाने से निकलेगा और इस वक्त इसकी पहचान हो जाएगी। वही तो पूछ रहा हूँ ना, जब इसके हमरा और आदमी भी मौजूद होंगे तो कैसे इसकी पहचान हो पाएगी? जिस जगह भी वो फायर करने के लिए लेटेगा हमें अंदाजा हो जाएगा। कमांडर अब्दुल हक की समझ में मेरा फलसफा आया था या नहीं, लेकिन इसने दोबारा इस मुतालिक सवाल न पूछा। दोपहर को हमने साथ लाया हुआ खाना खाया और पानी पीकर दोबारा निगरानी के लिए लेट गए। खाने के बाद अब्दुल हक को नींद आने लगी थी। इसे सो जाने का मशवरा देकर मैं जागता रहा। यूं भी ऐसे मौके पर स्नाइपर नींद को अपने करीब नहीं फटकने देता। मैं गाहे बगाहे रेडियो सेट ऑन करके मुख्तलिफ चैनल्स तब्दील करता रहा। खाना खाने के बाद इनकी जरा सी ट्रांसमिशन मैं सुन पाया था, मगर वो इनके रोजमर्रा के कामों के मुतालिक थी। इनकी पानी लाने वाली पार्टी किसी नजदीकी चश्मे पर जा रही थी। इस पहाड़ी पर सिर्फ एक ही जानिब उतरने का रास्ता मौजूद था और वो रास्ता हमारी नजर में था। पानी लाने वाली पार्टी मेरी नजरों के सामने ही नीचे गई थी और उन्हें मैं आसानी से निशाना भी बना सकता था, लेकिन अब मैं किसी गैर अहम आदमी की लाश गिरा कर निक स्टेवर्ट को मजीद चौकन्ना नहीं करना चाहता था। दोपहर को अब्दुल हक की आंख खुली और इसे मैंने मशी की जानिब की ढलान पर रात गुजारने की जगह ढूंढने के लिए भेज दिया। अंधेरा छाने से पहले ही इसने गार ढूंढ लिया था और काफ़ी सारी खुश्क लकड़ियाँ इसने गार के अंदर इकट्ठी कर दी थी। शाम का अंधेरा फैलते ही हम इसकी हमरा गार में पहुँच गए थे। चूँकि दुश्मन हमसे मगरिबी जानिब की पहाड़ी पर मौजूद था, इसलिए हमने बेफिक्री से आग जलाई रखी। अब्दुल हक दिन को अच्छी खासी नींद ले चुका था, इसलिए इसने मुझे सो जाने का मशवरा दिया। रात के 2-2:30 बजे तक वो जागता रहा। इसके बाद मुझे जगा कर सो गया। मैं अच्छी खासी नींद ले चुका था। अब्दुल हक ने कहवा बनाकर रख छोड़ा था।
गर्म कहवे की चुस्कियां लेते हुए मेरे दिमाग में इसी की याद थी जो कभी भूली नहीं थी। न जाने वो कहाँ थी। कभी कभी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा हवलनाक ख्यालात जन्म लेते जिन्हें झटकाना भी मुश्किल हो जाता है। इस वक्त भी मेरे दिमाग में इसकी गुला करती हुई आवाज़ गूंज रही थी, राजू कहाँ गायब हो गए हो, कब आओगे मेरे पास, मैं सख्ती से मुंतजिर हूँ, राजू जल्दी लौट आओ। मैं इसके पास निक स्टेवर्ट वाला मामला निपटा कर ही जा सकता था। पल बच्चे की हसीन यादों की ज़बरदस्ती दूर झटक कर मैं मौजूदा सूरत हाल से निमटने का तरीका सोचने लगा। सुबह तक मैं एक काबिल अमल मंसूबा सोच चुका था। पानी का चश्मा गार से ज़रा ही नीचे था। ठंडे पानी से वुज़ू करके मैंने हमवार जगह पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ी। मेरे सलाम फेरने तक अब्दुल हक भी वुज़ू करके पहुँच गया था। मैं गार की तरफ बढ़ गया। सूरज तलू होने में थोड़ी देर थी, लेकिन इर्द गिर्द के मनाजिर साफ हो गए थे। मैं झोले से लेज़र रेंज फाइंडर निकाल कर बुलंदी पर पहुंच गया था और जो मंसूबा बनाया था इसके मुताबिक पहाड़ियों का फासला नापने लगा। थोड़ी देर बाद मैं कमांडर अब्दुल हक को तमाम मंसूबा समझा रहा था। आपने इस सुर्ख पहाड़ी पर पहुंचना है। इस पहाड़ी की मिट्टी का रंग सुर्ख मैल था, इसलिए वो दूर से सुर्ख ही नजर आती थी और तमाम इसे सुर्ख पहाड़ी ही कहते थे। सुर्ख पहाड़ी से दुश्मन का ठिकाना तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, लेकिन जहाँ से वो पीने का पानी भरते हैं वो जगह 500-600 मीटर सुर्ख पहाड़ी की तरफ वाक़ई है और निशेब में भी है। इसलिए सुर्ख पहाड़ी से आप इनके पानी भरने वालों को निशाना बना सकते हैं। अगर चश्मे का फासला सुर्ख पहाड़ी से 2 किलोमीटर से ज़्यादा भी हुआ, तब भी अप हिल डाउन हिल फार्मूले के तहत आप आसानी से वहाँ से फायर कर सकेंगे। अब आपकी सरकोबी के लिए निक को लाजमन इस ऊँट की कोहान नुमा पहाड़ी पर जाना पड़ेगा कि इससे एक तो सुर्ख पहाड़ी इसकी रेंज में होगी, दूसरा कोहान शक्ल की पहाड़ी पर जाने के लिए इसे रास्ते में कोई ख़ास ख़तरा भी दरपेश नहीं हो सकता। सबसे बढ़कर दोनों पहाड़ियों की बुलंदी बराबर है, जो निक को मजीद मज़कूरा पहाड़ी की तरफ माइल करेगी। अब्दुल हक साफ गोई से बोला, मेरे दिमाग में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। मैं इत्मीनान से बोला, बारी बारी पूछना शुरू कर दूँ। आपका ख्याल है मैं स्नाइपर राइफल से इतना कामयाब फायर कर लूँगा? कामयाब फायर की ज़रूरत ही नहीं है, बस वहाँ पर अपनी मौजूदगी को जाहिर करना है। पानी भरने वालों में से किसी एक को भी गोली लग गई या फिर इतना ही मालूम हो गया कि इन पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं तो समझो काम बन गया। बाकी आपने स्नाइपर राइफल के मुतालिक पिछले दिनों मुझसे काफ़ी कुछ सीखा है। 700-800 मीटर तक हदफ को भी निशाना बनाया है। अब आपको बुलंदी से नशेब में फायर करने का फार्मूला समझा दूंगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। जिन दिनों मुझे गोली लगी थी तब गुरदेस कैंप से 4 आदमी सकीर, एहसान, असलम और मुबीन स्नाइपर राइफल के मुतालिक सीखने आए थे। वो चारों बाद में निक का शिकार बनकर शहीद हो गए थे। इन्हीं के साथ कमांडर अब्दुल हक भी रेंज मास्टर के मुतालिक सीखता रहा था। इसने अगला सवाल पूछा, निक इस पहाड़ी पर भी तो आ सकता है। इस तरह तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, मगर वो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से सुर्ख पहाड़ी का फासला ज़्यादा बनता है। इसी तरह निक चश्मे वाली जगह से भी फायर कर सकता है और कोई बेवकूफ़ स्नाइपर ही होगा जो बुलंदी पर मौजूद स्नाइपर के साथ नशेब में मोर्चा बनाकर लड़ाई करे। जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक वो बेवकूफ़ नहीं है और बिलफर्ज वो चश्मे वाली जगह ही से फायर करता है, तब भी मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा है। इस सारी तगदो का मतलब इसके सवाल जारी रहे। इसे बिल से निकालना, यूं ही लेटे लेटे हम कब तक इसका इंतज़ार करेंगे? और दुश्मन को मंसूबा बनाने का मौका देने के बजाय इसे अपनी मर्जी के मैदान में लाना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ से कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी का फासला कितना है? मैंने कहा 2500 मीटर। तो वहाँ पर उन्हें कैसे निशाना बनाओगे? इसने हैरानी जाहिर की। वहाँ पहुँचने से पहले वो इस नाले में मेरा निशाना बनेंगे जहाँ वो भाग कर कहीं पनाह नहीं ले सकते। मेरा मतलब मैं उन्हें आड़ पकड़ने से पहले कत्ल कर दूंगा। इस नाले से तो वो पहाड़ी ज़्यादा नज़दीक है। इसने निक स्टेवर्ट के गुज़श्ता रोज़ वाले ठिकाने का जिक्र किया। मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मगर इस बहस को रहने दो। वापस ठिकाने पर पहुंचना और वहां से दूसरी स्नाइपर राइफल को उठाकर सुरख पहाड़ी पर दुश्मन के पानी लाने वाली पार्टी से पहले पहुंचना जरा मुश्किल दिखाई देता है। वो जिला खान के आदमी अपने ठिकाने से उठाकर सुरख पहाड़ी पर पहुंचेंगे। आप यहीं से सुरख पहाड़ी का रुख करेंगे। आपको वहां पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 घंटे लगेंगे, यानी दिन के 10 बजे से पहले आप वहां होंगे और दुश्मन की पानी पार्टी करीबन 11 बजे चश्मे का रुख करती है। मैं तैयार हूँ, इसने अंगूठा उठाकर इशारा किया। रेंज मास्टर के मुतालिक इसे यूं भी काफ़ी कुछ पता था। अप हिल डाउन हिल फायर के मुतालिक ज़रूरी बातें बताकर मैंने इसे राइफल की बैरल के साथ जाविया पैमाल लटकाकर बुलंदी से नशीब का जाविया नापने का तरीका समझा दिया। इसके बाद मैं इसे ज़रूरी एहतियातों के बारे एक बार फिर हिदायत दी और जाने का इशारा कर दिया। आईकॉम सेट हमारे पास एक ही था, इसलिए वो मैंने अपने पास रख छोड़ा था। कमांडर अब्दुल हक के लिए जिला खान के आदमियों से दूसरा आईकॉम सेट लाना था।
इसे रवाना करके मैंने जिला खान से रब्ता करके पूछा, कमांडर आपके पास ड्रैगनोर राइफल मौजूद है ना? मौजूद है, इसका इस्बाती जवाब सुनकर मैंने कहा, एक ड्रैगनोर राइफल और एक रेंज मास्टर। मैं इसे मुख्तसर अल्फाज में ज़रूरी हिदायत देने लगा। इस सब से फारिग होकर मैं बेहतर फायर करने के लिए अपने मोर्चे में मुनासिब तब्दीलियाँ करने लगा। घंटे डेढ़ बाद मैं रेंज मास्टर के पीछे लेट कर इलाके का जायजा ले रहा था। नामालूम मेरा मंसूबा कामयाब होता भी था या नहीं, लेकिन यूं ही हाथ पैर हिलाए बगैर लेटे रहना भी तो मुनासिब नहीं था। 9:45 बजे कमांडर अब्दुल हक ने मुझे अपनी जगह पर पहुंच जाने का मुद्दा सुना दिया था। इसके साथ ही जिला खान के बहरोज नामी आदमी ने भी अपनी जगह पर पहुंच जाने की इतला दी थी। अब हमें दुश्मन की पानी वाली पार्टी का इंतजार करना था। मैं टेलीस्कोप साइड में दुश्मन के ठिकाने का जायजा लेता रहा। 10:30 बजे के करीब मुझे 5 आदमी नीचे उतरते दिखाई दिए। ये पानी वाली पार्टी तो इसलिए नहीं हो सकती थी कि वो एक जीप में नीचे जाते थे और ये पांचों पैदल जा रहे थे। 2 आदमियों ने अपनी पीठ पर झोले बिलाते हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि निक स्टीवर्ट इस पार्टी का हिस्सा है। इनके रेडियो सेट पर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही थी। मैं मुख्तलिफ चैनल्स तब्दील करके इनकी बातें सुनने की कोशिश करता रहा। इनके ठिकाने तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, लेकिन पहाड़ी की निसफ बुलंदी पर एक हमवार पहाड़ी थी जहां से मुख्तलिफ अतराफ में जाया जा सकता था। इसे इनके ठिकाने का बेस कहा जा सकता है। बेस से पानी का चश्मा शुमाल की जानिब नशीब में मौजूद था। इनका रुख जनूब की तरफ हो सकता था। नशीब में उतरकर वो एक नाले में पहुंच जाती। वो नाला काफी चौड़ा और खुला था। अगर मुझे मुकम्मल यकीन होता कि वो निक स्टीवर्ट ही की पार्टी है तो उन्हें नाले में घेरा जा सकता था। और यकीनन इस दिन मेरी किस्मत अरूज पर थी कि अचानक एक फ्रीक्वेंसी पर मुझे लोरा ब्राउन की आवाज़ सुनाई दे गई। वो कमांडर मुबीन को मुखातिब थी, लेकिन आज वो साफ गुफ्तगू की बजाय कोड वर्ड्स में बात कर रही थी। इसका साफ मतलब यही था कि वो हमें अपनी बात नहीं समझने देना चाहते थे। वो मुबीन से पूछ रही थी, 2-1 बात हो गई, ओवर। मुबीन ने जवाब दिया, यस मैडम, 3 थर्मोस भेज दे हैं, ओवर। अब पता नहीं वो थर्मोस क्या बला थी, क्योंकि वो चाय वाले थर्मोस तो हो नहीं सकते थे। काफ़ी हैं, मैं अपनी जगह पहुँचते ही तुम्हें मुतला कर दूंगी, ओवर। मैडम, अंडे 2 दर्जन ही मिलेंगे, ओवर। गुजारा हो जाएगा, इतने ही पुराने अंडे भी तो मौजूद होंगे, ओवर। शायद वो हैंड ग्रेनेड को अंडे कह रहे थे। यह भी मुमकिन था अंडों से मुराद कोई मखसूस हथियार हो, वो आदमी भी हो सकते थे। मेरा जहन मुख्तलिफ अंदाजे लगाता रहा। नाले में उतरकर वो पांचों बड़े आराम से टहलने के अंदाज में आगे बढ़ने लगे। लोरा ब्राउन मुबीन को बता रही थी कि वो नाले में पहुंच गए हैं। इनके जाने का अंदाज देखकर मेरा माथा ठनका। यकीनन वो निक स्टीवर्ट की पार्टी नहीं थी, वो असल में मेरे लिए फेंका गया चारा था, क्योंकि लोरा ब्राउन मुख्तलिफ अंदाज में बार बार रेडियो सेट पर यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वो नाले में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही। मैं खामोशी से इनकी बातचीत सुनता रहा। आधा पौन घंटा नाले में फिरने के बाद वो पार्टी वापस लौट आई थी। वो लोग बेस से ऊपर का रुख कर रहे थे। ऊपर से पानी वाली जीप उतरती दिखाई दी। 10 मिनट बाद जीप चश्मे पर पहुंच गई थी और फिर जीप के वहां पहुंचने के 2 मिनट बाद सुरख पहाड़ी की जानिब से फायर करने की हल्की सी आवाज़ आई। मैं अगर पूरी तरह इस तरफ मुतवज्जा न होता तो शायद वो आवाज़ न सुन पाता। अब्दुल हक के पास मौजूद रेंज मास्टर पर साइलेंसर नहीं लगाया था, क्योंकि हमारी मुतमान नज़र ही दुश्मन को अपनी जगह से आगाह करना था। फायर के साथ ही चश्मे वाली जगह पर हलचल मच गई थी। मैं मुसलसल मुख्तलिफ चैनल्स तब्दील करके इनकी बातचीत सुनने की कोशिश में था। मेरी कोशिश जल्दी ही कामयाब हो गई। चश्मे पर मौजूद दुश्मन के आदमी अपने जख्मी होने वाले आदमी की रिपोर्ट दे रहे थे। फौरन पत्थरों की आड़ लेकर अंदाजा लगाओ कि फायर किस तरफ से आया है। कमांडर मुबीन ने उन्हें ऐसा हुक्म दिया जिस पर वो पहले से अमल पैरा हो चुके थे। हम आड़ में है कमांडर, और फायर सामने सुरख पहाड़ी पर से आ रहा है। ठीक है, वहीं आड़ में पड़े रहो। अगले हुक्म तक कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा, ओवर एंड ऑल। रेडियो सेट पर खामोशी छा गई थी। इसी वक्त फायर के 2 हल्के हल्के धमाके हुए। यकीनन अब्दुल हक अभी तक फायर करने में लगा हुआ था। मैं दुश्मन के ठिकाने की तरफ मुतवज्जा रहा। एक तेज रफ्तार जीप ऊपर से उतरती हुई नजर आई। बेस पर आकर जीप रुक गई थी। 4 आदमी जीप से बाहर निकले। वो जगह ऐसी थी कि मैं सिर्फ एक आदमी को कामयाबी से निशाना बना पाता और बाकियों को छुपने का मौका मिल जाता। 2 आदमियों ने अपनी पीठ पर झोले लादे और चारों बेस के गरबी और इनके अपने ठिकानों के शर्की जानिब मौजूद ढलान में उतरकर मेरी नजरों से ओझल हो गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने इस नाले में चलते हुए चश्मे वाली जगह को पीछे छोड़कर अगले नाले में नमूदार होना था। वो भी काफी वसी नाला था, लेकिन वो जगह सुरख पहाड़ी से नजर नहीं आती थी। मुझसे इस जगह का फासला हिल डाउन हिल फार्मूले के मुताबिक 1900 मीटर बनता था और गुज़श्ता रोज जिस जगह निक स्टीवर्ट ने ठिकाना बनाया था, इस पहाड़ी से वो मुकाम 1400-1500 मीटर से ज्यादा नहीं बन रहा था।
अगर मैं इस जगह होता तो ज़्यादा आसानी से इन्हें निशाना बना सकता था, मगर मैंने जानबूझकर इस पहाड़ी को नज़रअंदाज कर दिया था। और क्यों नज़रअंदाज किया था, इस मुतल्लिक आप लोगों को बाद में मालूम हो जाएगा। अगर वो इस नाले को अबूर करके कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी के दामन में पहुंच जाते तब भी मेरी रेंज से बाहर निकल जाते। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।